आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में लद्दाख थीम वाला बनेगा फुटओवर ब्रिज, रेखा गुप्ता ने रखी नींव। बीजेपी का यही तरीका, सौरभ भारद्वाज का आरोप, क्षेत्रीय दलों को खत्म करती है बीजेपी। राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला, बोले संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंचा, पीएम चुप क्यों। पीएम मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने दिल्ली में की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत फिनलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग पर हुई चर्चा। हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए संजय भाटिया ने दाखिल का नामांकन, मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी और बीजेपी पदाधिकारी रहे मौजूद। और आगाज करेंगे राज्य और राजधानी की खबरों से। बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़े हलचल के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली से बिहार पहुंच गए हैं। और बता दें करीब 2 दशकों तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग की समापन का घड़ी आ गया है, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया कि वे अब राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और इनके इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी बीच अमित शाह भी अब दिल्ली से बिहार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट की। और पीएम मोदी ने बताया कि 2026 की शुरुआत में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत दोनों देशों का व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग मजबूत होगा। वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में एक खास फुटओवर ब्रिज की नींव रखी है। ये ब्रिज लद्दाख के थीम पर बनाया जाएगा और इसे मोनेस्ट्री मार्केट इलाके में तैयार किया जाएगा। इस फुटओवर ब्रिज का डिजाइन लद्दाख की संस्कृति और वहां के मठों से प्रेरित होगा। इस इलाके में पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने में काफी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक से भी सुरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि ये ब्रिज न सिर्फ लोगों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि इलाके में एक नया और आकर्षक लुक भी देगा। निर्माण पूरा होने के बाद ये जगह दिल्ली में खास पहचान बना सकती है। वर्षों से जिस डिमांड को हमारे लद्दाख बुद्ध विहार के लोग कर रहे थे, वो कॉलोनी जहां लद्दाख के हमारे भाई बहन वर्षों से यहां रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक फुटओवर ब्रिज का डिमांड सालों से चल रहा था। यहाँ पिछली सरकार के पास सैकड़ों बार यहाँ के निवासियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन लगाया, रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया, परंतु उस सरकार ने इस छोटे से काम को भी कभी सिरे नहीं चढ़ाया। आज इस कम समय में भी हमारी सरकार के कार्यकाल में यहाँ के परिवारों की इस मुख्य डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज शिलान्यास किया है एक फुटओवर ब्रिज, जो यहाँ की रिक्वेस्ट थी, यहाँ की जरूरत थी और बहुत जल्द मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। एक ऐसा फुटओवर ब्रिज जो यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा का साधन बनेगा। सरकार की इच्छा हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसके लिए जो डिफिकल्ट परमिशंस थी वो हमारी सरकार लेकर के आई और आज यहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। बहुत जल्द ये काम शुरू हो। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट के जरिए यह ऐलान किया, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगी थी, लेकिन जब खुद ऑफिशियली नीतीश कुमार ने ऐलान किया उसके बाद से देश भर में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है और हर तरफ से बयान आने लगे। इसी कड़ी में सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले क्षेत्रीय दलों से समर्थन मांगती है और जब उन्हें अपने साथ ले आती है तो धीरे धीरे उन दलों को खत्म कर देती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, पंजाब में सैरोमानी अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना और उड़ीसा में बीजू जनता दल को कमजोर किया गया। उनका कहना है कि अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ भी यही हो रहा है। देखिए, मैं एक रील देख रहा था, उसमें दिखाया कि आपने सांप को पानी पिलाया और सांप को ये समझ में नहीं आया, सांप ने उसको डस लिया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा से इस तरीके की रही कि पहले ही किसी राज्य में जाएंगे, वहां पे हाथ जोड़ के कहेंगे साहब आप बड़े पार्टनर हैं, हम छोटे पार्टनर हैं, किसी तरीके से हमें ले लो। और जैसे ही इनकी एंट्री कोई रीजनल पार्टी कराती है, धीरे धीरे उसको खा जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले INLD को हरियाणा में खाया, इन्होंने पंजाब में अकाली दल को खाया, इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को खाया, इन्होंने उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल को खाया, इन्होंने जो है अब बिल्कुल आपके सामने बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड को खा गए और इनका एक लंबा इतिहास रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहती है और नीतीश कुमार हो या TRS हो, इन सब पार्टियों की गलती है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कदम रखने के लिए अपने राज्य में छूट दी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ाया और आज इनको जो है उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। और हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में संजय भाटिया और ने चंडीगढ़ से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बरदौली सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। नामांकन से पहले संजय भाटिया ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि हरियाणा के हितों को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। पार्टी ने उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और सफल चुनाव की कामना की है।
और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष अब भारत के पड़ोस तक पहुंच गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। राहुल गांधी के मुताबिक हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर रही है और ऐसे समय पर देश को मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत की तेल आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि लगभग देश के 40% से ज्यादा तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होते हैं। ऐसे में ये खबर काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस पर अभी तक पीएम को कोई खबर नहीं है और ना पीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। खबर आ रही थी कि अमित शाह जल्द बिहार पहुंचेंगे और उसके बाद सारे जो है बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल को जो है एक रुख देंगे और अब फाइनली अब वो जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी है। अमित शाह बिहार पहुंच गए हैं और अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। और बता दें कि इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, दूसरे डिप्टी सीएम और कई दिग्गज नेता जो है वो तस्वीरों में दिख सकते हैं आपको, मौजूद रहे और करीब 2 दशकों तक राज्य की राजनीति में केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग के समाप्त होने का संकेत मिल गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे ट्वीट कर जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार के इस फैसले से जेडीयू खाने के कार्यकर्ता खुश दिखाई नहीं दे रहे। जेडीयू खाने में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि इसे बीजेपी का हाईजैक बता रहे हैं। वही विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को हाईजैक कर लिया गया है। और यहां तक के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि उन्होंने पहले भी कहा था और विपक्ष के तमाम नेता बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कह रहे थे कि एक बार अगर एनडीए की सरकार आ गई तो नीतीश कुमार कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और कई बार अमित शाह ने खुद अपने बयान में फंसते दिखे थे। उन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे होने को लेकर कई बार टालमटोल किया। आखिर में क्या बातचीत हुई नहीं हुई और अमित शाह को और बीजेपी को मिलकर आखिर में यह फैसला लेना पड़ा कि हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन महज 2 से 3 महीने के अंदर नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ गई है। अब सवाल है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नीतीश कुमार जो एक लंबे समय से 21 साल से बिहार के सत्ता पर विराजमान थे, वो अब बिहार की सत्ता से जो है वो हटने वाले हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी का जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। आगे क्या कुछ होगा वो लगातार आपको मुंसिफ टीवी अपडेट देता रहेगा। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि फूलोदेवी नेताम के लिए ये दूसरा मौका है। उन्हें पहले भी मौका दिया गया था और वो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। दूसरी बार भी वे अपना रिकॉर्ड बनाए रखेंगी। हाईकमान ने फूलोदेवी और नेताम पर विश्वास व्यक्त किया है। देखिए, फूलोदेवी नेताम के दूसरे मौका है। पहले भी इसको मौका मिला था और बस्तर से पहले राज्यसभा सदस्य रही है। दूसरे बार भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। हाईकमान ने फूलोदेवी नेताम पर विश्वास व्यक्त किया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं उसके निवास में उसे बधाई देकर आ भी गया। पंजाब में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1900 कर दी गई है। इससे पहले राज्य में कुल 1600 सीटें थी और सरकार ने स्पेस मैनेजमेंट और अन्य व्यवस्थाओं के जरिए 300 सीटों की वृद्धि की है, जिसमें राज्य के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ 550 ਕਰੋੜ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਥ੍ਰੈਡਵੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 274 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ SBS ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PPP ਮੋਡ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 60-40। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ MOU ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1900 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तकरीबन 300 सीटें ऐड कीतियां। पंजाब में मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आगामी बजट पर बयान देते हुए कहा कि बुजुर्गों के हेल्थ के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनाएंगे जिसमें कामकाजी महिलाएं दूर दराज से आकर अगर कहीं और काम कर रही हैं तो दूसरी जगह आराम से रह सकेंगी। इसी के साथ उन्होंने बुजुर्ग, महिला और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी कई बातें बताई। मुझे लगता है कि जैसे स्कीमें कुछ पहले से चलती थी, कुछ हमने शुरू की और हमने उन स्कीमों को बेटर करने की कोशिश की। उसमें अलग अलग वर्ग अगर ले लें तो जैसे बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए हमने अलग से जो वृद्धाश्रम बनाए बिल्कुल आधुनिक तरीके से, और एक तपा में और एक मानसा में जहाँ पर उनको हर तरह की फैसिलिटी, उसमें डे केयर सेंटर और प्रॉपर उनकी मानसिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसी तरह जो बुजुर्ग ऐसे हमने साडे बुजुर्ग साडा मान एक विशेष मुहिम जो हमने शुरू की जिसमें बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर और उनके जो मानसिक अवस्था को संतुलन रखने के लिए ये लगातार कैंप्स लगाए। उनकी जो हक बनते हैं, जो सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए, वो हमने लगातार पंजाब में जिला पर जिला जाकर कैंप्स के जरिए उनको प्रोवाइड किया। और अब भी हम लगातार लगे हुए हैं। जैसे कोई NGO अगर वृद्धाश्रम चला रहा है तो उसको हम उनको ग्रांट्स देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे बुजुर्ग हैं जो वो किसी भी दशा में अपने आप को जो बेसहारा ना महसूस करें। इसी तरह औरतों की बात करें तो हम 5 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रहे हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्द। और उसमें जो औरतें घरों से बाहर जाकर काम करती हैं उनके बच्चों को संभालने की भी सुविधा होगी। सो औरतों के लिए अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो 10,000 से ऊपर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स भर्ती कर रहे हैं। सो उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हमने पिछली सरकारों से जो अलग किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसी तरह बच्चों को हर तरह से सेफ रखने के लिए जो बेगरी कर रहे हैं बच्चे, उनकी बात अभी तक कोई नहीं करता था, तो हमने उनको रेस्क्यू करके स्कूलों में भेजा, उनको पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान किया। तो इसी तरह अडॉप्शन की बात कोई नहीं करता था, अडॉप्शन एजेंसीज हमने जिला भर में खोली ताकि बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, उनको एक अच्छा वातावरण मिले जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज को देखते हुए डिसेबिलिटी में हमने बैकलॉग इकट्ठा किया जिसको हम भरने जा रहे हैं। इसी तरह इनके जो कोई भत्ते बंद कर दिए थे वो दोबारा से चालू किए। सो ये सारा तकरीबन हर एक कैटेगरी को हमने कवर करने की कोशिश की है। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला किया है और कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उस ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो भारत में हुए मिलन नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहा था। पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब ये घटना हुई तो भारत को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। उन्होंने इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की है। भारत को ये जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है, नहीं थी तो क्यों नहीं, और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए
अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपका प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए, जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रिंसेस लतीफा का उदाहरण देखें तो लगता है था। क्या कारण था कि आपको अगर जानकारी थी तब आपने उस जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया? ये पूरे विश्व ने देखा कि हमारे इंडियन ओशन में ये हमारी हैसियत है। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया आज हरियाणा विधानसभा सभा पहुंचे और यहां राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में राजनीतिक गतिविधियां तेज दिखाई दी। वहीं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर बोध भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। में रहते मुझे प्यार नहीं मिला, मेरी बात आपने इतनी हाईलाइट उठाई मेरे जो सामाजिक कार्यों को, तो उसका भी कहीं न कहीं तो है ना। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया को राह दिखाने वाले तथागत बहुत बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो समता समानता और बंधुता और करुणा में विश्वास करने वाले महापुरुषों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जननायक राहुल गांधी जी एक नेता नहीं है, एक विचार है, एक यूनिवर्सिटी है। जो मैंने देखा, मैं कभी भी उनके पास टिकट मांग के बाद मैंने कहा था टिकट मांगने नहीं आऊँगा। हम सामाजिक काम है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं बोल पाते। तो वही दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना ज्योतिबा फुले राव या तमाम जो है ना जो महापुरुष हुए उनकी विचारधारा लेके, जैसे मेरा शरीर है, अगर मेरी आंगली में थोड़ा सा भी दर्द है तो उसको दूर करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी वो दूर कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहे हैं। दिग्गज पता नहीं किस तरह से आकलन करते हो, वो ठीक है, काम होगा। क्या हमने सामाजिक काम कम किया या हम सामाजिक दौर में वो थे? लेकिन मैं इस बात की नहीं कह रहा। हमने एक बहुत बढ़िया नेता मिला है राहुल गांधी जी के रूप में, वो पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। से पहले भी कांग्रेस में खेला होता रहा है। आर के आनंद के समय की बात करें या अजय माकन के समय की बात करें, अगर तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो क्या कोई ऐसा आपको? आप देखोगे सारे गाड़ियों में बैठ के मेरे साथ आए हैं, सबसे मैंने अपील की नहीं ऐसा नहीं होगा। एकजुट है, एक यकीन से भी जो 31 आदमी चाहिए, हमारे 37 आदमी है ये। और चंडीगढ़ में नितिन कुमार ने हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चा जारी है। श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जमीन से उठे एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद में जाने के लिए मौका दिया है। हम सब इसके लिए शुक्रगुजार हैं। समाज में जो शोषित हैं, वंचित हैं, समाज में जो गरीब हैं, उनकी आवाज करमबीर सिंह जी बड़ी प्रतिबद्धता से उठा पाएंगे हरियाणा के मुद्दों के साथ साथ, ऐसा हम सबको विश्वास है। कांग्रेस के 37 विधायक, जैसा सुबह विधायक दल के नेता ने, मैंने, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वो सब इकट्ठे हैं और एक मत से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करमबीर सिंह बोध न केवल सांसद बनेंगे, परंतु सांसद बनने के साथ साथ हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आवाज। और दिल्ली में गुरुवार दोपहर दक्षिण दिल्ली के बहरौली बदरपुर रोड पर एक अस्पताल के पास दिल्ली परिवहन निगम की एक इलेक्ट्रॉनिक बस में आग लग गई। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को समय पर सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। और डीएफएस के अनुसार आग लगने की सूचना दोपहर 12:47 प्राप्त हुई, जिसके बाद दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। और इसमें कहा गया कि आरके पुरम से बदरपुर बॉर्डर तक जाने वाले रूट नंबर 544 पर चलने वाली बस पूरी तरह से आग की लपट में घिर गई। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर सफलतापूर्वक काबू पाने में सफल रहे। और अमृतसर में होला मोहल्ला के मौके पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। ये नगर कीर्तन श्री हरमिंदर साहिब से शुरू हुआ और इसकी अगुवाई ऐतिहासिक सुरमई रंग के निशान साहिब से की गई। और ये नगर कीर्तन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से निकाला गया, जिसमें गतका पार्टियां और मिल्टी बैंड और कई सिख जत्थेबंदियों ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि निशान साहिब गुरु गोविंद सिंह ने बाबा राम सिंह को भेंट किए थे।
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਉਮਾਦ ਦਾ, ਚਾਅ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ, ਖੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ भी खालसा पंथ वसदा सारियां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।